आपसे तो विधानसभा की दीवारें भी खूब परिचित हैं। कभी आपको उठा के ले जाया जाता रहा है यहाँ से। मेरे साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ और उसका सबसे बड़ा एक कारण था कि संख्या में हम कम थे। 13 के आसपास शायद की एक रिपोर्ट ऐसी है जो पेश होनी थी या जिसमें से 3-4 हो गई हैं और बाकी बाकी हैं। हर सीएजी की रिपोर्ट को मैं किसी अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा। स्पीकर की भूमिका मेरे लिए नई है, लेकिन नई होने का अर्थ मैं इससे अनभिज्ञ नहीं हूँ, क्योंकि मैंने वर्षों बहुत नज़दीक से विधायकी को, नियम और कानून को, व्यवस्था को बहुत नज़दीक से देखा है। नमस्कार, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साक्षात्कार की विशेष श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ विशेष अतिथि हैं दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जी। विजेंद्र गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। आपने आने के लिए समय निकाला और बातचीत के लिए सहमति दी। दिल्ली विधानसभा से जितना आपका परिचय है उतना हाल फिलहाल के विधायकों में नहीं है उतना, और ख़ास तौर से उसकी तकनीकी ज्ञान बाकी और चीज़ों को लेकर के, कार्यकाल को लेकर के हो सकता है अंतर हो। ऐसा इस पद के लिए माना जाता है कि आपसे ज़्यादा उपयुक्त कोई व्यक्ति नहीं था। अब जब आप एक नए तरीके की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं तो किस तरीके की चुनौतियां आप देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी देखा जाए तो एक नया अनुभव है। हालांकि मैं पिछले 30 वर्ष से एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ। अधिकतम समय विपक्ष के नेता के रूप में, विपक्ष के रूप में रहा। इस बार बहुत वर्षों के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है, 27 वर्षों के बाद। स्पीकर की भूमिका मेरे लिए नई है, लेकिन नई होने का अर्थ मैं इससे अनभिज्ञ नहीं हूँ, क्योंकि मैंने वर्षों बहुत नज़दीक से विधायकी को, नियम और कानून को, व्यवस्था को बहुत नज़दीक से देखा है। और लोग कहते हैं कि रूल बुक की बात करते हैं, तो रूल बुक मेरा प्रिय सब्जेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन हो, रूल बुक हो, एक्ट हो, मुझे अक्सर इनकी ज़रूरत भी पड़ी है और इन्हें पढ़ने और समझने का मेरा स्वभाव भी है। इसलिए स्पीकर बनने के बाद वो सब मेरे काम आया और मुझे लगता है कि शायद मेरा जो अनुभव था इस मामले में, जो मेरी रुचि का विषय था, वो सही वक्त पर सही समय पर काम आया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आपका अनुभव और किताबी पूरा, और ख़ास तौर से जो संविधान है, संविधान का ज्ञान है, रूल बुक है। लेकिन आपसे तो विधानसभा की दीवारें भी खूब परिचित हैं। कभी आपको उठा के ले जाया जाता रहा है, यहाँ से निकाला गया है, और एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है आपके साथ में। अब उन स्थितियों से भी आपको भी निपटना पड़ेगा, तो क्या देखते हैं आप आने वाले दिनों में, और खास तौर से जब एक सत्र का अनुभव आपको इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर हो चुका है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मेरे बहुत बुरे अनुभव हैं इस मामले में। मेरे साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ और उसका सबसे बड़ा एक कारण था कि संख्या में हम कम थे, और जिन लोगों को प्रचंड बहुमत मिला था वो राजनीति के हिसाब से भी नए थे और उनमें बड़ी भारी उसके कारण एरोगेंस आ गई थी। 10 साल जो लोग सत्ता में रहे, उन्होंने एक दिन भी वो सत्ता में हैं और उनकी जिम्मेदारी है कुछ करके दिखाने की, यह व्यवस्था बनाना उनकी जिम्मेदारी है, ऐसे उनकी बॉडी लैंग्वेज में कभी प्रतीत नहीं हुआ। वो सत्ता में रहना भी चाहते थे और जिम्मेदारियों से भी मुक्त रहना चाहते थे, यानी कि सत्ता में होते हुए भी विपक्षी भूमिका में वो ज़्यादा दिखाई देते थे। यही कारण था कि दिल्ली की विधानसभा की भी तमाम परिपाटियों का खुलेआम अवहेलना हुई। 5 साल में 4 विधानसभा के सत्र हुए, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, सिर्फ 4। जबकि अभी हमारे 40-50 दिन के कार्यकाल में हम 2 सत्र कर चुके हैं और हर वर्ष
3 सत्र होंगे, क्योंकि ये पहला वर्ष था इसलिए 4 सत्र होना आवश्यक था, लेकिन 3 सत्र होंगे ये भी हमने तय कर दिया है। जो परिपाटी है कि भाई बजट सत्र होगा, फिर मॉनसून सत्र होगा, फिर विंटर सत्र होगा। हाँ, कभी आवश्यकता पड़ेगी तो स्पेशल सेशन भी बुलाया जा सकता है, लेकिन पिछले दिनों में देखा गया कि एक सत्र प्रारंभ हुआ और फिर तत्काल विशेष सत्र फिर आ गया एक। फिर उसी के ही पार्ट करते करते, यानी कि उसको कभी प्रोरोग नहीं किया गया, यानी कि उसको स्थगित उसका नहीं किया उसका समापन नहीं किया गया। उसको एक तरह साइनडाइक यानी कि लाइव रखा गया कि जब मन आया सदन की बैठक बुलाओ, और सिर्फ सदन की जो प्रिविलेज है, क्योंकि सदन के अंदर आप कुछ भी बोलेंगे तो उस पर आपको कोई मानहानि नहीं कर सकता। तो क्योंकि केजरीवाल जी को अनाप शनाप बोलना है, अपशब्द बोलना है, झूठ बोलना है, तिरस्कार करना है, निंदा प्रस्ताव लाना। निंदा करनी है, और निंदा करना लोकतंत्र में कोई, मैं तो उसको स्वस्थ परंपरा मानता हूँ कि अगर विपक्ष निंदा करता है या कोई भी दल सरकार के प्रति अपनी कुछ विषय रखता है, लेकिन उसके लिए कोई नियम और कानून तो होने चाहिए ना। पर नियम कानून का पालन नहीं होता था और सदन की जो एक पवित्रता है उसके साथ खिलवाड़ होता था। ऐसा अब नहीं होगा, सदन की पवित्रता से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। इसको लेकर के मैं संकल्पबद्ध हूँ। ये लोकतंत्र का मंदिर है, लोग बड़ी उम्मीद से लोग चुनते। ये किसका सदन है? जनता का सदन है। तो सदन की पवित्रता भंग ना होने पाए उसके लिए सिर्फ एक आप आदमी थोड़ी होंगे। अगर अगला भंग करना चाहेगा, और आपको एक सत्र में कैसा अनुभव रहा है विपक्ष की ओर से, और खास तौर से विपक्ष जब वो पार्टी या विपक्ष जिसे कहते हैं आप, अनुभवी भी हो गया है, 3 बार सरकार चला चुके हैं, तो क्या अब उनसे आप उम्मीद करते हैं, या बैठक के दौरान, सर्वदलीय बैठक या बाकी और चीज़ों के दौरान उन्होंने कितनी बात मानी, और आपको क्या लगता है कि आगे सदन का रूप क्या होगा? कैसे ये हंगामे वाली स्थिति कम होगी, चर्चा की स्थिति ज़्यादा होगी, ये कैसे साबित होगा? देखिए, 2 सत्र हुए, 12 सिटिंग हुई हैं। एक दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण सदन को स्थगित नहीं किया गया, पूरी कार्रवाई हुई है। हमने विपक्ष को भी कहा कि चर्चा में आप भाग लीजिए, आपको पूरा समय मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके सदस्य बुलवाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन यहाँ पर स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि ये दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने बहुत शिद्दत से इस सदन को चुना है। ये सदन किसका है? ये दिल्ली की जनता की उम्मीद और आकांक्षाओं का सदन है। 70 लोग कौन है? ये जनता ने चुनकर भेजे हैं। किस लिए भेजे हैं? उनकी समस्याओं पर विचार विमर्श करें, उनकी आवश्यकताओं पर विचार विमर्श करें, और उनकी उम्मीद के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है सदन से, उस पर ये सदन खरा उतरे। अब दिल्ली के लोगों ने तो चुना है और दिल्ली के बारे में सदन में बात ना हो, ये तो ठीक नहीं है। उनकी समस्याओं पर कोई विचार विमर्श ना हो, उनके समाधान की तरफ ये सदन ना बढ़े, ये तो चीटिंग हो जाएगी। और ये होता रहा 10 साल यहाँ। लेकिन इस बार भी जो है वो सत्ता पक्ष के तरफ से भी ज़्यादातर चर्चाएं तो मतलब अब विपक्ष निशाना है उसमें, क्योंकि पहले वो सरकार में थे। तो क्या यही सिलसिला जारी रहेगा, सिर्फ निशानेबाजी होती रहेगी? अगर कोई राजनीति का अखाड़ा बनाएगा और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और स्वार्थों के लिए सदन का दुरुपयोग करना चाहेगा तो उसको इजाज़त नहीं मिलेगी। आपने कहा बिजली की समस्या है, बहुत शोर मचा रहे थे आप सड़कों पे इधर उधर, आपने कॉलिंग अटेंशन लगाया, हमने तुरंत उसको अपनी स्वीकार्यता दी, उसे स्वीकार किया गया विपक्ष का। यानी कि इस सदन में अभी गठन हुआ है, 10 साल विपक्ष के किसी कॉलिंग अटेंशन को कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया।
अच्छा, 10 साल में हुआ ही नहीं? नहीं हुआ कभी। आपने पहले ही सत्र में पहले ही सत्र में हमने विपक्ष का, जबकि रूलिंग पार्टी का भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आया था, क्योंकि हमें लगा कि ये बिजली की बात कर रहे हैं तो इस पर मंत्री जी को रिप्लाई करना चाहिए। हमने उनका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव एक्सेप्ट किया और उन्होंने ध्यान आकर्षण ही लगाया था, उन्होंने काम रोको प्रस्ताव लगाया था, जो एक प्रकार से टेक्निकली रॉन्ग था। हमारे ऑफिस से फोन गया और उनको कहा कि आप इसको रूल 59 की जगह 54 में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो आपका ये एक्सेप्ट हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 54 में कर देते हैं। रूल 54 में ध्यान आकर्षण में, काम रोको से ध्यान आकर्षण में लाया गया। और मजे की बात देखिए और हैरानी की बात देखिए कि ध्यान आकर्षण पर जब चर्चा होनी थी तो समूचा विपक्ष भाग गया और वो सदस्य भी नहीं था सदन में जिसका ध्यान आकर्षण, और बाहर खड़े थे। जबकि नियम में तो ये है कि वो उसको रहना चाहिए। नहीं, रहना नहीं, उसको तो रहना ही है, पेश करना है। वो तो वही पेश कर, वो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जिन्होंने लगाया है वो उस पर पहले बात रखेगा, उस पर फिर बाकी लोग भी अपनी बात कह सकते हैं, फिर मंत्री उस पर रिप्लाई करेगा। वो खुद ही नहीं सदन में थे। क्यों? क्योंकि विपक्ष को लगता था कि मंत्री ने अगर जवाब दे दिया तो हमारा मुद्दा मर जाएगा, हमें हमारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, जनता को भी ये मालूम चल जाएगा कि स्थिति कुछ और है। तो वो जाकर के बाहर खड़े हो गए, सदन में बुलाने पर भी नहीं आए। उसके बाद भी चेयर ने मंत्री से रिप्लाई करवाया। तो ये क्या है? अगर आप प्रश्नकाल में डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्रश्न किसके हैं? मैंने पढ़ के बताया कि प्रश्न नंबर 2 से लेके 10 तक ये सारे प्रश्न विपक्ष के सदस्यों के आए हुए, ड्रॉ में स्टार्ट क्वेश्चन। मैंने कहा आपके हैं प्रश्न ये, और आप प्रश्नकाल को ही नहीं चलने दे रहे। उनकी रुचि नहीं है विपक्ष की सार्थक चर्चा पे। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई थी तब तक कैग रिपोर्ट को लेकर बहुत सारी बात की जाती थी, और 13 के आसपास शायद कैग रिपोर्ट ऐसी हैं जो पेश होनी थी, या जिसमें से 3-4 हो गई हैं और बाकी हैं। तो ये अभी तक क्यों नहीं हो पा रही? जबकि पहले विधानसभा अध्यक्ष पे सवाल उठाया जाता रहा था कि साहब आप कैग रिपोर्ट नहीं पेश कर रहे हैं। 14 रिपोर्ट हैं, 8 पेश हो चुकी है, अभी आने वाले सत्र में बाकी होंगी। सिर्फ रिपोर्ट पेश करना और फिर रिपोर्ट कोल्ड स्टोरेज में चली जाए, उस पर मैं विश्वास नहीं रखता। मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। 2008 से और अब तक 17 साल में, पिछले 10 साल में तो सीएजी रिपोर्ट टेबल ही नहीं हुई। 2017 के बाद कोई सीएजी रिपोर्ट टेबल नहीं हुई। तो नियम ये कहता है कि सीएजी रिपोर्ट जब टेबल होगी तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को रिपोर्ट जाएगी, पैरा वाइज उस पर एक प्रतिवेदन बनेगा और वो सदन में लाया जाएगा और सदन उस पर विचार करेगा। यानी कि सिर्फ सीएजी रिपोर्ट आना और 2 दिन उसकी हंगामा होना, अखबारों में छपना, सुर्खियां बनना, और फिर वो रिपोर्ट कहाँ गई, इसलिए तो सीएजी नहीं बना। सीएजी की जो फाइंडिंग्स हैं उस पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को क्रॉस वेरिफिकेशन करना होता है, उस पर एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। सीएजी की रिपोर्ट पर एक प्रकार का प्रतिवेदन, रेजोल्यूशन आता है जो सदन में पेश किया जाता है, जिस पर कार्रवाई की बात की जाती है संबंधित लोगों पर जिनके कारण सरकारी खजाने को नुकसान हुआ, जिसके कारण भ्रष्टाचार की बात सामने आई, वेस्टेज की बात आई, लीकेज की बात आई, और फिर उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं जिससे भविष्य में सरकार को इस प्रकार की परिस्थिति दोबारा ना हो उस विभाग में। सीएजी मैं समझता हूँ सरकार की सबसे बड़ी दोस्त है। सीएजी की जो कार्रवाई है उसकी अगर आप गहराई में जाएंगे तो सीएजी बताता है कि वो सरकार को चेताता है कि आपके पास इसमें कमी दिखाई दे रही है, तो जिस पर सरकार कदम उठाती है और उन तमाम चीज़ों को ठीक करती है।
लेकिन सिर्फ सीएजी की रिपोर्ट आना और फिर वो कोल्ड स्टोरेज में चला जाना कई दशकों के लिए, सालों के लिए, और उसके बाद लौट के ना आना, तो सीएजी की फाइंडिंग का सही मायनों में हुआ क्या? अब हम अगर 14 रिपोर्ट एक साथ ले आएंगे तो इतना बड़ा वॉल्यूम हो जाएगा सारा, क्योंकि ये तो बैकलॉग है, रिपोर्ट तो हर साल एक आती है, ये तो इतना सारा काम हो गया। तो इसलिए हमने सोचा कि अब जुलाई जब आएगा मानसून सत्र, तो उसमें सीएजी रिपोर्ट ही नहीं आएगी, बल्कि पीएसी का प्रतिवेदन भी आएगा, पहली रिपोर्ट का, और इसी तरह फिर दूसरी रिपोर्ट का भी प्रतिवेदन। यानी कि हर सीएजी की रिपोर्ट को मैं किसी अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा, उसका पूरा जो एक संवैधानिक व्यवस्था है उसको मैं पूरी करूंगा। ये मेरा दिल्ली की जनता को वायदा है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के जिस तरीके के परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी ने बनाए थे आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ में, आपको क्या लगता है ये वैसा ही कुछ सीएजी की रिपोर्ट में है, या ये सवाल मौजूद नहीं है आपके लिए? सीएजी की रिपोर्ट में जो कुछ भी है वो चौंका देने वाला है। अच्छा। अगर एक्साइज की बात आप करते हैं, लीकर स्कैम की बात करते हैं, तो साफ रूप से दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये सीएजी की रिपोर्ट्स और इनके प्रतिवेदन, उसकी पीएसी की कार्रवाई, ये इन भ्रष्टाचार के बड़े मामलों में कहीं ना कहीं, क्योंकि ये भी एक संवैधानिक डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, इसका कहीं ना कहीं उन तमाम जांच एजेंसीज को लाभ मिलने वाला है। क्योंकि सीएजी ने जो फाइंडिंग्स दी हैं और सीएजी की फाइंडिंग्स पर जिस तरह से उनको दबाया गया, ये डेफिनेटली चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो, उनके काम आएगा ये डॉक्यूमेंट। और जो एक्सरसाइज दिल्ली की असेंबली करेगी वो इस पूरी जांच में सहयोग करने वाला है। आप दिल्ली विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष हैं, संविधान के रक्षक हैं। संविधान को लेकर के इस समय देश में एक बड़ी अजीबोगरीब बहस चल रही है। जो विधानसभा या संसद ने पास कर दिया है वही कानून होना चाहिए, और वही, उसमें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप की संभावना नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? संसद तो हो या असेंबली हो, अगर देश की सर्वोच्च कोई संस्था है तो संसद है। भारत की लोकसभा है, भारत की संसद है, और कानून बनाना संसद की जिम्मेदारी है। ये देश कानून से चलता है, डेमोक्रेसी से चलता है, और अगर संसद ने कोई कानून बनाया है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो देश का कानून है, उसको सबको मानना है। और जो कानून को नहीं मानेगा उसके लिए भी प्रावधान है, सजा का प्रावधान है, उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। तो मैं समझता हूँ कि कानून की रक्षा करना, कानून का पालन करना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है, और इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत बनाने की ज़रूरत है, कारगर बनाने की ज़रूरत। इसलिए तो चर्चाएं आवश्यक है। जब कानून बनता है तो चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होती है तो फिर उसके पक्ष विपक्ष दोनों सामने आते हैं। जब दोनों पक्ष सामने आते हैं तो उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है। अभी हमने, जैसे आपने जो इससे जुड़ा हुआ विषय है कि अभी हमने एक संकल्प लिया है कि हम विधानसभा को पेपरलेस करेंगे, और उसके लिए हमने बड़ी त्वरित कार्रवाई की है। 100 दिन का टारगेट रखा है, और मुझे खुशी इस बात की है कि जो टारगेट हमने रखा है उस और हम बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यानी कि जुलाई में जब मानसून सत्र शुरू होगा तो दिल्ली की विधानसभा पेपरलेस हो चुकी होगी। ये काम पिछली सरकार भी कर सकती थी, पिछली असेंबली भी कर सकती थी, लेकिन जानबूझकर उन्होंने 10 साल इस काम को होने नहीं दिया, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। वन नेशन वन एप्लीकेशन का जो एक टारगेट, सपना जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने रखा, उसमें देश की अधिकांश विधानसभाएं
उनको इसका लाभ मिल रहा है, उनको लाभ मिलेगा। लाभ मिल रहा है। बिल्कुल। उसमें वित्तीय रूप से भी भारत सरकार ने सहयोग किया है। उसके बावजूद दिल्ली की असेंबली 10 साल तक क्यों नहीं हुई? जो काम 100 दिन में हो सकता है, मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से, उनकी सरकार से, उनकी पार्टी से, जो काम 100 दिन में हो सकता है और हम करके दिखा रहे हैं, उसको आपने 10 साल में भी क्यों नहीं किया? एक अंतिम और आपकी रुचि का मामला, आप इसको लेकर के बहुत संवेदनशील रहे हैं, संरक्षण को लेकर के, हेरिटेज को लेकर के। इस पर आपने स्पीकर से भी बातचीत की थी। उस दिशा में क्या हो रहा है और क्या योजना है? वो भी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। जब से नई सरकार आई है, हमने विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की है। जब हमने हिंदू नववर्ष का कार्यक्रम विधानसभा के परिसर में रखा, तो लोगों ने कहा कि यहाँ पे क्रिसमस होता है, यहाँ पे न्यू ईयर होता है। तो हमने कहा ये वो होता है, ठीक है, लेकिन हिंदू नववर्ष पर आपत्ति क्या है? यही हमारी संस्कृति है, हमारा यही हमारी धरोहर है। और वहीं पेपरलेस का भी हमने संकल्प लिया है। हमने सोलर एनर्जाइज असेंबली होगी 100 दिन के अंदर, उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। तो अगर हम हेरिटेज की बात करते हैं, अगर हम विरासत की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को उसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। यही तो हमारी जड़ें हैं। डेमोक्रेसी की बात जब हम करते हैं तो देश की पहली संसद थी ये, दिल्ली की असेंबली। ये जो असेंबली है, ये असेंबली हॉल जो है, ये दिल्ली की विधानसभा चलाने के लिए नहीं बना। ये तो आज से 115 साल पहले जब पहली संसद देश की, वो दिल्ली की विधानसभा जहाँ चलती है, वो देश की पहली संसद थी। और हमें गर्व है कि हमारे देश की पहली संसद जहाँ थी, वहाँ दिल्ली की विधानसभा लगती है। तो हम इसको ग्लोब पर, नेशनल हेरिटेज पर बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। और उसका परिणाम ये आ रहा है कि हमें रोज़ाना नए तथ्य मिल रहे हैं। अभी हमने इस काम को के लिए इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, INCAG की हेल्प ले रहे हैं। और इसके साथ साथ इसमें हम इंटेक की हेल्प ले रहे हैं। इसमें हमने MCD के हेरिटेज सेल की, क्योंकि टाउन हॉल में वो तमाम रिकॉर्ड मौजूद हैं, प्रोसीडिंग्स मौजूद हैं, 125 साल पुराने दस्तावेज मौजूद हैं, उनका डिजिटाइजेशन कर रहे हैं। आज हमने लोकसभा स्पीकर साहब से भेंट की है, उन्होंने पूरा हमें सपोर्ट दिया है। उस समय की जितने भी डिस्कशन यहाँ हुए, उनको हम डिजिटाइज कर रहे हैं। इसका एक म्यूज़ियम हम बनाना चाहते हैं। हम यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो हो, लोगों को हमारी विरासत का पता लगे। हमारी पहली संसद जो 15 वर्ष यहाँ से चली और बाद में वो फिर नई लुटियंस बनी तो वहाँ चली गई, तो वो हम एक गौरवशाली इतिहास को संरक्षित करना चाहते हैं। चलिए, दिल्ली विधानसभा दिल्ली वालों के लिए एक उपलब्धियों का केंद्र बने और समस्याओं के हल का केंद्र बने, ये इसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। आप नवोदय टाइम्स आए और आपने समय दिया, अपनी बात कही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।